ऐसा लगता है कि इस देश में कुछ लोगों को कानून का मनमाना उपयोग करने का जैसे लाइसेंस ही मिल गया हो। यह भी लगता है कि कोर्ट, कचहरी, अदालतें सब उन लोगों के सामने लाचार हो गए हैं। एक व्यक्ति ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला का आरोप गलत है, तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर सेक्शन 340 सीआरपीसी का मामला बनवाने का आदेश जारी कर दिया। हालत इतनी खराब हो गई थी कि यदि वह आरोपी भागकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल न करता तो जेल में पड़ा पड़ा सड़ जाता। हो सकता है कि आपके ऊपर भी कोई ऐसी ही 340 सीआरपीसी फाइल करवा दे या खुद कर दे, तो लिहाजा आज का वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। एक महिला ने 2 मई 2021 को एक पुरुष के ऊपर शादी का झूठा वायदा करके शारीरिक संबंध बनाने का केस दर्ज करवाया, जो सेक्शन 376 आईपीसी वगैरह सेक्शंस में दर्ज हुआ। उस केस में आरोपी ने 8 जून 2021 को नैनीताल हाई कोर्ट से बेल प्राप्त की। महिला ने पुरुष की बेल खारिज करवाने के लिए एक दूसरी एप्लीकेशन फिर से हाई कोर्ट में दाखिल कर दी। कहा कि देखिए, इस पुरुष ने बेल पाने के लिए हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन लगाई थी उसमें झूठ बोला गया था। उस झूठ बोलकर तब इसने बेल पाई है, लिहाजा इस बेल को कैंसिल किया जाए। हाई कोर्ट ने महिला की बेल कैंसिल करवाने की एप्लीकेशन को हालांकि रिजेक्ट कर दिया, लेकिन उसी ऑर्डर में उसी हाई कोर्ट ने अंत में यह लिखा कि हम अपने रजिस्ट्रार जुडिशियल से यह आग्रह करते हैं कि वह उचित कोर्ट के सामने इस पुरुष आरोपी के खिलाफ झूठा एफिडेविट फाइल करने की एक शिकायत दायर करे। आपको याद होगा, सेक्शन 340 सीआरपीसी की कंप्लेंट सामान्य कंप्लेंट की तरह दाखिल नहीं होती है, बल्कि यह उसी कोर्ट में फाइल की जाती है जिसमें मुकदमा चला हो। फिर वह कोर्ट अपनी इंक्वायरी करता है कि क्या झूठा एविडेंस दिया गया है, झूठी बात बोली गई है, झूठा बयान दिया गया है, और संतुष्ट होने पर तब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अपनी शिकायत को भेजता है। उस शिकायत में लिखा रहता है कि फला आरोपी ने 340 सीआरपीसी का अपराध किया गया लगता है, इसे ट्रायल चलाकर सजा दे दी जाए। तो यहाँ हाई कोर्ट ने अपने एक ऑफिसर को कहा कि वह इस मामले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक शिकायत दाखिल करे। आरोपी एक तो पहले से ही 376 आईपीसी का मुकदमा भुगत रहा था, ऊपर से यह 340 सीआरपीसी और आ पड़ी थी। उसकी गिरफ्तारी का डर बढ़ गया था, तो उसने हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के निर्णय इकबाल सिंह मारवा वर्सेस मीनाक्षी मारवा, जो 2005 में चौथा वॉल्यूम एससीसी 370 पर प्रकाशित किया गया था, उसका हवाला भी दिया। आज के केस का नाम है जेम्स कुंजवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यह एसएलपी क्रिमिनल नंबर 9783/2023 थी, जिसे जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस KV विश्वनाथन ने 13 अगस्त 2024 को, यानी कि बस अब से कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया है। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए। इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। इस केस को डिसाइड करते समय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कुछ पुराने निर्णयों का अनुसरण किया। वे निर्णय हम आपके सामने लिखकर दिखा देते हैं। यह है डॉक्टर SP कोहली वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ हरियाणा थ्रू रजिस्ट्रार 2019 3 SCC 318 पर यह दिया गया है। अगला है हिमांशु कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2022 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट 884 पर यह दिया गया है। छज्जूराम वर्सेस राधेश्याम 1971 एक SCC 774 पर यह दिया गया है। चौथा केस था आरिश असगर कुरैशी वर्सेस फरीद अहमद कुरैशी 2019 18 वॉल्यूम SCC 172 पेज पर इसको प्रकाशित किया गया है। इन सब केसेस का अनुसरण करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जेम्स कुंजवाल वाले केस में झूठा बयान देने के बारे में कुछ नियम निर्धारित किए। उन्होंने कहा कि ये नियम इस प्रकार से होंगे। पहली बात, कोर्ट के सामने यह बात पूरी तरह से स्पष्ट होनी चाहिए कि उस व्यक्ति द्वारा झूठा बयान दिया जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ दिखाई देता है।
यूं नहीं कि कोई भी बात कहे और आप उसको उठाकर झूठा एविडेंस देने के आरोप में पकड़ लें। प्रथम दृष्टया यह मामला बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना न्याय हित में जरूरी होता हो, ऐसा भी लगना चाहिए। केवल त्रुटिपूर्ण बयान देने के लिए यह 340 की कार्रवाई ना की जाए। कोर्ट ने आगे कहा, तीसरा पॉइंट, महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरा सोच विचार करके यह झूठ बोला गया हो, उन्हीं मामलों में 340 की कार्रवाई होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, कोर्ट को इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहिए कि आरोप के लिए पूरे एविडेंस सहित यथोचित आधार वहां पर उपलब्ध हो। केवल संदेह के आधार पर 340 की कार्रवाई की जानी मुनासिब नहीं है। पांचवा पॉइंट, केवल असाधारण परिस्थितियों में ही प्रोसीडिंग्स को शुरू किया जाए, जैसे जब किसी पार्टी ने ऐसी झूठी गवाही के द्वारा कोर्ट से कोई अवांछित लाभ ले लिया हो। इन बातों को सुनकर आप लोग ऐसा ना समझें कि कोर्ट ने तो बहुत कठिन कठिन बातें बोल दी हैं, ये समझ में तो आ नहीं रही हैं, हम इनका क्या करेंगे। तो हम आपको थोड़ा सरल रूप करके आपके सामने इन बातों को रखते हैं। किसी कंप्लेनेंट या प्लेंटिफ के आरोपों या दावों को नकारना झूठा एविडेंस दिया जाना नहीं होता है। झूठे एविडेंस के लिए बयान से पहले बोलने वाले व्यक्ति के मन में एक मेंस रिया अर्थात एक दूषित मन जरूर होना चाहिए। उसके मन में यह धारणा होनी चाहिए कि मुझे झूठा बयान देकर कोर्ट को गुमराह करना है और फना फना लाभ प्राप्त करना है। यह ऐसा लाभ होना चाहिए जो बिना झूठे बयान के पाना संभव ना हो। जहां पर बयान देने वाला व्यक्ति सच बोलने की शपथ ले चुका हो, जहां केवल और केवल सच बोलने के लिए कानूनन रूप से वह व्यक्ति बाध्य हो, जहां सच बोलने का दायित्व होने के बाद भी वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोर्ट के सामने झूठ बोलता हो और जहां उसका झूठ बोलना पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ भी होता हो, केवल उन्हीं परिस्थितियों में झूठ बोले जाने पर सेक्शन 340 सीआरपीसी या वर्तमान में सेक्शन 227 बीएनएसएस का केस चलाए जाने का आधार बन सकता है। जो पहले सेक्शन 340 सीआरपीसी हुआ करता था, नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में उसे 227 बीएनएसएस बना दिया गया है। बिल्कुल वही की वही भाषा लिखी हुई है, कोई अंतर उसमें नहीं है, केवल संख्या का अंतर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्लीडिंग्स के लिखने में या लिखे हुए को नकारने में सत्य की वह आवश्यकता नहीं होती जिसके लिए सेक्शन 340 सीआरपीसी सेक्शन 227 बीएनएसएस का केस चलाया जा सकता हो। इस बात को थोड़ा सा समझा जा सकता है, जैसे जब कोई व्यक्ति आपके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल करता है या कोई केस सिविल केस दावा दाखिल करता है तो उसमें वह अपनी बात को लिखता है कि आपने फला फला गलत काम किया है, जबकि आप कहते हैं कि हम प्लेंटिफ के द्वारा लगाई गई प्लेंट में, कंप्लेनेंट के द्वारा लगाई गई कंप्लेंट में कही गई उक्त बात का खंडन करते हैं और यह बात सही नहीं है। ये केवल प्लीडिंग्स में कही गई बातें हैं, इनमें हाँ या ना कहने से आप सेक्शन 340 सीआरपीसी की कार्रवाई के भागीदार नहीं हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट तथा हाई कोर्ट के निर्णयों को निरस्त कर दिया और इस आरोपी को छोड़ दिया। साथ ही आप और हम जैसे विद्यार्थियों को यह भी बता दिया कि किन किन अवसरों पर आपके द्वारा कही गई बातों से सेक्शन 340 सीआरपीसी की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकेगी और कौन कौन सी बातें इस सेक्शन 340 सीआरपीसी या 227 बीएनएसएस के दायरे में नहीं आ पाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उन बातों को लेकर आप झूठ बोलें, सच बोलें, कभी यह छानबीन नहीं की जा सकेगी कि आपने जो बोला है वह झूठ था या सच था। क्या आप पहचान पा रहे हैं कि ट्रायल के दौरान वाले वे कौन कौन से मौके होते हैं जब आप जो मर्जी आए बोल सकते हैं लेकिन आपके ऊपर 340 की कार्रवाई नहीं हो सकेगी, यानी कि आपके झूठ बोलने को भी दंडित नहीं किया जा सकेगा। ऐसे कौन कौन से मौके होते हैं, क्या आपको याद आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। पहला अवसर होता है जब पुलिस आईओ आपका बयान या कन्फेशन आरोपी के रूप में ले रहा हो। बस शर्त यही है कि आप उस बात से कहीं सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की रिकवरी ना करवा दें। कोर्ट में आने के बाद जब कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किया जाता है तब भी आप सशपथ उत्तर नहीं देते हैं। कोर्ट आपसे पूछता है आपने अपराध किया है और आप कहते हैं नहीं मैंने अपराध नहीं किया है, मैं ट्रायल चाहता हूं। इसका अर्थ यह है कि वहां भी आप सशपथ बात नहीं बोल रहे हैं, तो यदि आप झूठ भी बोलेंगे तो भी चलेगा, तो भी आप सेक्शन 340 की कार्रवाई के हकदार नहीं होंगे।
चार्ज फ्रेमिंग के टाइम पर वैसे भी आपसे यह उम्मीद नहीं की जाती है कि आप केवल और केवल सच ही बोलेंगे। चार्ज के उत्तर में यदि आप कहें कि मैंने अपराध नहीं किया है तो सजा हो जाने के बाद भी आप पर सेक्शन 340 सीआरपीसी का केस नहीं चलाया जा सकेगा। सेक्शन 138 एनआई एक्ट में मजिस्ट्रेट द्वारा नोटिस दिए जाने की स्टेज पर भी आप सशपथ बयान नहीं देते हैं। मजिस्ट्रेट आपसे कहते हैं कि आपने यह चेक बाउंस कराया है, आप कहते हैं नहीं कराया है। चेक आपका हो तो भी आप कह सकते हैं कि यह चेक मेरा नहीं है। दस्तखत आपके हो तो भी आप कह सकते हैं कि ये दस्तखत मेरे नहीं है। आपने कर्ज लिया हुआ हो तो भी आप कह सकते हैं कि मैंने पैसा नहीं लिया था। मेरी तरफ शिकायतकर्ता का कोई ऋण या अन्य देनदारी बकाया नहीं है। मेरे द्वारा कोई पैसा नहीं दिया जाना शेष है। आप यह भी कह सकते हैं कि मैंने शिकायतकर्ता को कोई चेक कभी दिया ही नहीं था। कोई कभी नहीं जांच पाएगा कि जो आपने मजिस्ट्रेट के सामने यह कथन किया वह सच कहा था या सच नहीं कहा था। अगला अवसर होता है प्रोसिक्यूशन एविडेंस के दौरान। जब आप प्रोसिक्यूशन गवाह से सवाल पूछते हैं तो आप सशपथ सवाल नहीं पूछते हैं। आप ऐसा नहीं कोई प्रण लेते हैं कि मैं केवल और केवल सच्चे सवाल ही पूछूंगा। यदि आप मर्डर के आरोपी हैं और शिकायतकर्ता का क्रॉस कर रहे हैं तो आप आसानी से शिकायतकर्ता को सजेशन दे सकते हैं कि मेरा कहना है यह मर्डर आपने किया था और रंजिश के कारण मुझ आरोपी का झूठा नाम ले दिया है। ऐसा सवाल पूछने पर आपके ऊपर 340 सीआरपीसी की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। उससे अगला अवसर होता है सेक्शन 313 सीआरपीसी का कथन। वह भी कभी सशपथ नहीं होता। और अंतिम स्टेज है फाइनल आर्गुमेंट्स। आपका फाइनल आर्गुमेंट भी सशपथ नहीं होता, लेकिन दूसरी ओर कुछ बातें हैं जो आपको सच ही बोलनी होती हैं। 164 का बयान सशपथ होता है। आपको सच बोलना ही बोलना है, आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। झूठ बोलोगे तो कठिनाई हो जाएगी। सेक्शन 161 का बयान सशपथ नहीं होता, लेकिन वहां कानून में लिखा हुआ है कि उस बयान में आपको सच बोलना जरूरी होगा, तो वहां कानूनी बाध्यता है सच बोलने की। कोर्ट बयान में भी आपको सच ही बोलना होता है, क्योंकि वह आप शपथ लेकर तब सशपथ बयान देते हैं। इस तरह से आप कानून को समझकर कानून का पालन करते हुए भी विजयी हो सकते हैं। जहां कोर्ट आपके ऊपर सच बोलने की बाध्यता नहीं डालता है, वहां आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। इंडियन लीगल सिस्टम उन लोगों को राह दिखाता है जो झूठे आधार पर कानूनी केसेस में फंसा दिए गए हैं। हम उन लोगों के केस पढ़कर समाधान समझाते हैं। कोई कानूनी अड़चन हो तो इंटेंसिव कंसल्टेशन के द्वारा उसको हल करते हैं। क्वॉशिंग और डिस्चार्ज के बारे में सही कानूनी स्थिति बताते हैं ताकि आपका समय और संसाधन नष्ट ना हो। आवश्यक होने पर हमारा अपराजेय क्रॉस एग्जामिनेशन तो होता ही है। कोई झूठा गवाह आपको अब परेशान न कर पाएगा। केवल क्रॉस के द्वारा ही ट्रायल जीता जा सकता है। जो क्रॉस ठीक से नहीं कर पाते हैं वे ट्रायल में हार जाते हैं और अपीलों में वर्षों तक चक्कर लगाते हैं। आप इस कानूनी प्रक्रिया के शिकंजे में ना फंसें। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।